नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, पीएम मोदी के काफिले में सुरक्षा में चूक किस तरीके से हुई, चौतरफा सवाल और उन सवालों के बीच अब क्या क्या बातें निकलकर सामने आ रही है उस पर भी हम फोकस करेंगे। पीएम मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा में हुई चूक का मामला अब और ज्यादा बढ़ चुका है। कल पंजाब दौरे में फिरोजपुर जाते वक्त पीएम मोदी के काफिले को रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया। वहां पीएम मोदी करीब 20 मिनट तक फंसे रहे। इस मामले में बीजेपी लगातार पंजाब सरकार और कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी से कांग्रेस की साजिश बता रही है। इस बीच पीएम की सुरक्षा की जांच के लिए पंजाब सरकार ने कमेटी का गठन भी कर दिया है, जिसे 3 दिन में रिपोर्ट देनी है। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला उठा, जिसकी कल सुनवाई हो सकती है। चंडीगढ़ में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल पंजाब के राज्यपाल से मिला और इस मामले की शिकायत की। वहीं बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया और कांग्रेस पर देश में दंगे कराने की कोशिश का बड़ा आरोप लगाया है। तो ये अलग अलग एंगल से तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज इस मामले को लेकर कितनी गहमागहमी रही। अलग अलग एंगल से तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, किसकी साजिश, पीएम की सुरक्षा में चूक आखिर कैसे, ये सवाल के साथ पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर, जहां सीएम चन्नी ने सफाई दी कि नहीं, चूक नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। बीजेपी के जो नेता है वो राज्यपाल से मिलने पहुंचे और कांग्रेस पार्टी इस बीच क्या कह रही है, वीडियो के जरिए भी पता चल पा रहा है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सिद्धू ने पीएम की सुरक्षा चूक को ड्रामा करार दिया है। एक तरफ पूरा देश सवाल उठा रहा है, लेकिन ये इसे ड्रामा बता रहे हैं। ते प्रधानमंत्री आया होवे ते इज्जत किद्दां बचानी सी। 500 बंदियां नूं कित्थों लैक्चर दिंदा। ते मैं पूछना चाहना प्रधानमंत्री साहब, मैं पूछना चाहना कि साडे किसान वीर, साडी पग 1.5 ਤੋਂ 2 साल दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठी रही, लंगर आप चलाउंदी रही, दिल्ली नूं खाना खवाउंदी रही, ते मैनूं दसो और 1.5 साल उत्थे पए रहे ते तुहाडे किसे मीडिया ने कख नहीं बोलिया ते कल थोनू 15 मिनट रोकना पै गया ते आऊं होगी ठोको ताली टका। कल पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि इसके पीछे पाकिस्तान और खालिस्तान का समर्थन करने वालों की साजिश थी। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस भी इस साजिश में शामिल है। बीजेपी ने आरोप यह भी लगाया कि कांग्रेस देश में दंगे कराना चाहती है। कल पीएम मोदी पंजाब दौरे पर थे और सड़क के रास्ते फिरोजपुर में रैली के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए और वहां पीएम का काफिला आनन फानन में रोकना पड़ गया। इसके बाद पीएम मोदी करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पे ही फंसे रहे और फिर बीच रास्ते से ही वापस उन्हें भटिंडा लौट जाना पड़ा। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में जब देश भर में बवाल बढ़ा तो पंजाब सरकार भी दबाव में आ गई। पंजाब सरकार ने आनन फानन में हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है। यह कमेटी 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। इससे पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पीएम की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं हुई और उन्हें कोई खतरा नहीं हुआ। पीएम के पंजाब दौरे पर हुई चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। मनिंदर सिंह ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर न्यायिक जांच की मांग की है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि यह सरकार का मामला है, लेकिन मनिंदर सिंह ने आग्रह किया है कि कोर्ट यह सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसा दोबारा न हो, यह वाकया फिर कहीं न दोहराया जाए। इस पर अदालत मामले की सुनवाई के लिए तैयार है। अब कल इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब से कुछ ही देर पहले पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के साथ बीजेपी का एक डेलीगेशन गवर्नर से मुलाकात कर चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला उठाया राज्यपाल के सामने और कांग्रेस सरकार की शिकायत भी की है। अश्विनी शर्मा ने पूरे मामले को एक सुनियोजित साजिश बताया है। जिस प्रकार पीएम दे काफिला
20 मिनट रुकिया और उस तो बाद वापस गया, इस गल तो पता चलता है कि पंजाब दी सरकार किस प्रकार पीएम दी सुरक्षा नूं लैके नॉन सीरीयस सी। और असी राज्यपाल जी कोलों ये भी मंग की है कि होम मिनिस्टर और डीजीपी नूं तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए है। और एक बहुत बड़ा षडयंत्र नजर आता है, ऐसा लगता है कि सुनियोजित सी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक एक साजिश थी और कांग्रेस इस साजिश के पीछे है। प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ये सोची समझी साजिश पाकिस्तान की सीमा के पास रची है। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से माफी की मांग की है। पीएम का काफिला जहां रोका गया वो जगह पाकिस्तान के बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर है। ये मामूली घटना नहीं है, ये घटना बहुत सोच समझकर वेल हैच्ड प्लान है, ये वेल हैच्ड कॉन्स्पिरेसी है। इसमें शायद पाकिस्तान का भी कुछ रोल है। कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे प्रधानमंत्री जी को इतने देर तक जो रुकना मजबूर कर दिया, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कांग्रेस पार्टी देश के लिए इसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष को कुछ थोड़ी तो भी शर्म है तो इतने बरसों तक देश में राज किया है। देश का क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का होता है। अगली खबर की बात करते हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में थे, जहां उन्होंने रोड शो किया और एक रैली को संबोधित भी किया। अपनी रैली में राजनाथ सिंह ने पंजाब में हुई पीएम की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया और कहा कि देश कांग्रेस की ऐसी राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा। बहनों भाइयों, कितनी दुख की बात है। कल वह पंजाब गए थे, वहां कांग्रेस की सरकार है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री जाता हो और उसकी सुरक्षा में चूक हो जाए और उसके बाद भी कांग्रेस के लोग आप बातें करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सभी से इसका जवाब मैं चाहता हूं, क्या बहनों भाइयों ऐसी कांग्रेस को क्षमा किया जाना चाहिए? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, हाथ उठाकर बताइए कि क्षमा किया जाना चाहिए कि नहीं। मीडिया के लोग जरा पीछे देख लीजिए, लोगों की क्या आवाज है, यहां मत देखिए। मैं एक बार हाथ उठाकर बताइए, नहीं माफ किया जाना चाहिए। मैं ऊपर खड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करता है, यदि उसके सुरक्षा के साथ चूक होती है, आप बहनों भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या उसे क्षमा किया जाना चाहिए उस राजनीतिक पार्टी को? एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि जांच करके सच्चाई को सामने लाना चाहिए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के सुरक्षा में एसपीजी होती है, आईबी का पूरा नेटवर्क होता है, केंद्रीय एजेंसियां होती हैं और राज्य सरकार की एजेंसी भी साथ रहती है। अब जिस तरह से दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, हमें लगता है इस तरह की चूक होना ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह के दावे हो रहे हैं, सच्चाई क्या है, जब तक कोई जांच ना होगी तब तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है दोनों तरफ से, निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर वार करते हुए पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को कांग्रेस की साजिश माना है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि पूरी तरह से सुरक्षा दी गई थी, वो खेद भी जता रहे हैं, लेकिन कहना है कि किसानों पर वो गोली नहीं चला सकते। देखिए, एक बात समझिए आप, जनाधार की कंगाली ने कांग्रेस पार्टी को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मवाली बना दिया है। और जो पार्टी जनाधार की कंगाली से जूझ रही हो और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की मवाली की भूमिका में आ गई हो, वो इसी तरह की हरकत करेगी। और अफसोस की बात यह है, इस तरह की अपनी आपराधिक करतूत पर अहंकारी कुतर्क दिए जा रहे हों।
इसको कहते हैं कि साजिश और सीना जोरी। सर इसके साथ ही साथ यह भी मैं कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है या विपक्षी पार्टियों का यह आरोप है कि प्रधानमंत्री खुद नहीं जाना चाहते हैं, रैली में लोग कम थे। मुझे इसीलिए कहा ना कि अपनी आपराधिक करतूत पर कि जिस तरह के अहंकारी कुतर्क दिए जा रहे हों, अरे भाई यहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स का मामला नहीं है, ये एक जानबूझकर की गई एक कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला है। ये आपराधिक, केवल आपराधिक लापरवाही का मामला नहीं है, ये शुद्ध रूप से आपराधिक मानसिकता और साजिश का मामला है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस अराजकता फैलाने का काम कर रही है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। दुष्यंत जी, पूरे मामले पर अब मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि कुर्सियां खाली थी, अब ये झूठी कहानी बीजेपी वाले सुना रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को आने देते ना, प्रधानमंत्री आते देख लेते खाली कुर्सियां थी। किसने रोकने का काम किया पब्लिक को? किसने प्रधानमंत्री को रोकने का काम किया? 20 मिनट तक कैसे प्रधानमंत्री वहां पे खड़े रहे? ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। उनको लग रहा था कि प्रधानमंत्री आएंगे, इतनी बड़ी सौगात पंजाब को देंगे, और पंजाब के लिए जो प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी किया है, प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर खुलाने का काम किया है, 84 के दंगों को सजा देने का काम किया है, अनेक पंजाब के दर्द के साथ प्रधानमंत्री खड़े रहे हैं, उसके डर के कारण उन्होंने ये कार्य किया है। वहां 20-25 हजार लोग तो उसी समय थे जब पूरी बारिश पड़ रही थी, छाता लेके खड़े थे, कुर्सियां सर पे लेके खड़े हुए थे। रोकने के अनेक वीडियो क्लिप हमारे पास है जो इन्होंने रोका है। ये कांग्रेस का एक नेचर बन चुका है, जब राज नहीं मिलता तो वो अराजकता फैलाने का काम करते हैं, चाहे उनके प्रधानमंत्री बलिदान हो जाए उसके अंदर। लेकिन दुष्यंत जी, अब तो हाई लेवल कमेटी पंजाब सरकार ने बना दी है सर, उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। उनकी कमेटियों की रिपोर्ट का मैं बता दूं, 84 के दंगे वालों को आज तक वो नहीं ढूंढ पाए, ना सजा दे पाए, और जो कॉरिडोर का जो अपने बेअदबी हुई थी उनको सजा नहीं दे पाए। जो उनकी कमेटियां किस प्रकार की कमेटियां होती हैं वो आप जानते हैं, जो अपने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था तो दूसरे प्रधानमंत्री के लिए कमेटी खाली यही है कि वो जो जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नकार दिया है, वो उस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक को बीजेपी बड़ी साजिश बता रही है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर पीएम के लिए बीजेपी नेताओं ने यज्ञ किया। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर और कनॉट प्लेस के शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई, तो भोपाल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम के लिए महामृत्युंजय का जाप किया। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और 3 तस्वीरों के जरिए देखिए कि बीजेपी के नेताओं की भावनाएं क्या है, कार्यकर्ताओं की भावनाएं क्या है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर चल रहा है महामृत्युंजय मंत्र जाप। यहाँ तस्वीरों में आप बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रंजन पांडा को देख सकते हैं, जो फिलहाल जाप में हिस्सा ले रहे हैं। आज दिल्ली के कई अलग अलग मंदिरों में इसी तरीके से महामृत्युंजय मंत्र का जाप रखा गया है। 3 घंटे की पूरी पूजा रखी गई है, और इसका कारण है प्रधानमंत्री की दीर्घायु। यानी कि जिस तरीके से कल सिक्योरिटी लैप्स पंजाब में सामने आया, उसके बाद बीजेपी ने आज अलग अलग मंदिरों में इस तरीके की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए इस तरह से मंत्र जाप का कार्यक्रम आयोजित किया है, और साथ ही कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार बताते हुए लगातार वो लोग अपनी बात को भी रख रहे हैं। शाम के वक्त युवा मोर्चा जो है वो इसी मुद्दे पर कांग्रेस दफ्तरों में प्रदर्शन करेगा। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में इस वक्त हम मौजूद है, रंजन पांडा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, महामृत्युंजय जाप आज यहाँ पर किया गया, क्या कारण है इसका? आज केवल यहाँ नहीं, आज भारत में हर जगह, हर प्रदेश में हजारों ऐसे मंदिर और धार्मिक स्थल पे हमारे लाखों कार्यकर्ता हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दीर्घ आयु के लिए महामृत्युंजय मंत्र पाठ करवा रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं। मुझे ये सौभाग्य मिला कि यहाँ झंडेवाला प्रतिष्ठित देवी मंदिर में आके मैं मंत्र पाठ में भाग लिया। कल जो घटना हुआ पंजाब में वो बहुत निंदाजनक है। हमारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की जो ऐतिहासिक प्रगति हो रही है, इस पे कुछ लोग नाखुश हैं, जो ये कांग्रेस की चिंताधारा है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, यहीं दिल्ली में 84 में जो दंगे हुए थे, हजारों हमारे सिख भाइयों का कत्ल किया गया, उसके लिए तो अभी तक वो माफी नहीं मांगे हैं। एमपी कांग्रेस है, उन्होंने ट्वीट किया कि पंजाब ने देश का दिल जीत लिया, क्या कहेंगे? ये बहुत
हीन मानसिकता है कांग्रेस की कि जब प्रधानमंत्री जी का इंस्टीट्यूशन का सिक्योरिटी को वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं और उसमें जैश मनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जतिंदर पन्नू वीडियो रिलीज करके भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम की लंबी उम्र के लिए पूजा की और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जिंदगी के साथ पंजाब में खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर खूनी खेल खेला। भगवान की कृपा है कि वो सुरक्षित है। पूरा देश चिंतित है। मैं मैडम श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक मतभेद ऐसा नहीं होता कि विद्वेष की अग्नि में आप जल उठो और कांग्रेस शासित राज्य में प्रधानमंत्री जी के साथ ये व्यवहार हो कि डीजीपी साथ नहीं, सीएस साथ नहीं है। संघीय ढांचे को आपने तार तार कर दिया, धज्जियां उड़ा दी उसकी। अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। वहां पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पंजाब में हुई सुरक्षा चूक की जानकारी दी। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर चिंता जाहिर की। ये उस वक्त की तस्वीर। और अब हम दो तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात की पीएम मोदी ने और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब ये घटनाक्रम, जब ये मामला सामने आया, जब 20 मिनट तक पीएम का काफिला पंजाब में फिरोजपुर में रुका रहा और रैली रद्द करके उन्हें वापस दिल्ली आना पड़ा। और सुरक्षा में चूक पर इस बीच राष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की। वो पहले से भी फिक्रमंद थे और यही वजह है कि मुलाकात की गई। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद से मिलने के बाद ट्वीट किया और उन्होंने क्या लिखा ये हम आपको बताने जा रहे हैं। मुझे राष्ट्रपति जी ने बुलाया था और उनकी चिंता के लिए मैं आभारी हूं। उनकी शुभकामनाओं के लिए आभारी हूं जो हमेशा ताकत का स्रोत है। कोरोना से जुड़ी अब खबर हम आपको अपडेट करते हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर रोम से आई फ्लाइट से कुल 191 यात्रियों में से 125 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 125 यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं और रोम से ये फ्लाइट और जिसमें 191 यात्री सफर करके पहुंचे थे और उसी वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक दो नहीं बल्कि 125 ऐसे लोग हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये चिंता की बातें हैं क्योंकि पूरे देश का आज जो आंकड़ा रहा है वो आंकड़ा पहुंचा है 90,928 यानी तकरीबन 1 लाख आप कह सकते हैं। और अब जो रोम से फ्लाइट अमृतसर पहुंची वहां पे पैनिक सिचुएशन इस लिहाज से, हालांकि इस बीच देखिए एयरपोर्ट पे लोगों ने खूब हो हंगामा भी किया। हंगामे की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमृतसर से कोरोना पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 191 यात्री सफर कर रहे थे, वो लौटे रोम से और उनकी जब रिपोर्ट देखी गई तो रिपोर्ट में 125 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि इस बीच लोग भी सपोर्ट नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। पैनिक सिचुएशन हो चुका है। आप देखिए चेहरे पर मास्क भी नहीं है, हो हंगामा कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी समझना होगा कि अगर किसी की रिपोर्ट इस तरीके से है तो वो आइसोलेट करे खुद को। अच्छा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अमृतसर से आपको बता रहे हैं और तस्वीरें ये देखिए। लोग नाराज हैं। नाराजगी किस किस बात को लेकर है कुछ ही देर में हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इस बीच 191 यात्री पहुंचते हैं और उनमें से 125 जो यात्री हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अब यहाँ पे लोग जो वहाँ टीमें हैं जो एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था में लगी रहती है, टीमें सीआरपीएफ के खासकर जो ऑफिसर्स मौजूद रहते हैं उनके साथ बहस। और चमन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चमन, एक तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं आंकड़े के साथ साथ वो तस्वीर ये कह रही है कि लोग गुस्से में हैं। अब ये किस बात को लेकर गुस्से में है? जी देखिए, ये जो आज रोम से एक फ्लाइट आई थी उसमें 191 यात्री आए थे जिसमें से लगभग जो है 100 कुछ यात्री जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं और उनके जो परिजन थे उन्होंने वहां आकर जो है हंगामा कर दिया कि पंजाब सरकार की जो ये टेस्ट कर रहे हैं वो गलत रिपोर्ट बना रहे हैं, इसकी वजह से और वो जो रिपोर्ट
पॉजिटिव आ रही है, उसी की वजह से लोग हंगामा कर रहे हैं। और उसके साथ ही उन्होंने जो वहाँ पर जो एम्बुलेंसों की कतार है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एम्बुलेंस है वो बाहर जो है कतार में से जो पूरे एयरपोर्ट में जो है हड़कंप मच चुका है। तो जो है इस समय जो है वो अमृतसर एयरपोर्ट में जो है पूरी जो अफरा तफरी का जो है पूरा माहौल बना हुआ है। जी चमन, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया। लेकिन लोगों की नाराजगी किस बात को लेकर है अब आप जान चुके हैं। उनके परिजन हो हंगामा कर रहे हैं, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने की जिम्मेदारी समझते हुए लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, टीमों को। देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। देश में कोरोना के केस में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 24 घंटे की स्थिति की बात करें तो कोरोना के 90,928 नए केस सामने आ चुके हैं। एक दिन पहले 58,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। देश में 10 दिनों में कोरोना के मामलों में 15 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.43%। इसके अलावा एक दिन पहले ही पॉजिटिविटी रेट कितना, यह भी हम आपको बताते हैं आंकड़ों के जरिए, 4.18%। देश के 17 ऐसे राज्य हैं और उनके 41 जिलों में कोरोना की साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 10% से भी अधिक है। कोरोना की यह रफ्तार डराने वाली है, खतरनाक है, सतर्क रहने लायक है। 24 घंटे में कोरोना से 325 ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 2,630 हो चुके हैं। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, लेकिन लोग संभलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यह आपसे कुछ ही देर पहले जो हम अमृतसर की खबरें दिखा रहे थे उसके जरिए भी इस बात की तस्दीक हो चुकी है। लोगों की लापरवाही कम बिल्कुल नहीं हो रही है। सार्वजनिक जगहों पे अभी भी लोग मास्क लगाने को तैयार नहीं है। कोरोना के केस बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग इस बात से अनजान नजर आ रहे हैं। लोग भूल चुके हैं कि कुछ ही दिन पहले महामारी किस तरह तांडव मचा रही थी। देश के अलग अलग शहरों के बाजारों में भीड़ की जो तस्वीरें आ रही है वो डरा रही है। सबसे पहले हम आपको 3 शहरों की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, उसमें मुंबई, लखनऊ और कोलकाता। तीनों ही जगह आप देखकर नहीं समझ पाएंगे कि लोग संजीदा है भी। और देश में मौजूदा वक्त में तकरीबन 1 लाख तक आंकड़ा पहुंचने को है। 90,928 पिछले 24 घंटे की स्थिति है। 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, ये पिछले 24 घंटे की स्थिति। लेकिन ये जो आपके टीवी स्क्रीन पर भीड़ की तस्वीरें हैं मुंबई, लखनऊ और कोलकाता की, उसको देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कसूरवार कौन है, लापरवाही किसकी है और कैसे हम दावत दे रहे हैं अलग अलग शहरों में कोरोना को। पहली तस्वीर मुंबई के बोरीवली की सब्जी मंडी की, जबकि दूसरी तस्वीर लखनऊ के बाजार की। खरीदारी में जुटे हुए हैं लोग और कोरोना से बिल्कुल अनजान नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर कोलकाता के रेलवे स्टेशन की है। यहां की भीड़ देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इन्हें कोरोना की बिल्कुल परवाह नहीं है। तीनों जगह लोग कोरोना से बेपरवाह होकर लापरवाही बरत रहे हैं। सख्त रिस्ट्रिक्शन लगाए जाने के बाद भी कोलकाता में लोकल ट्रेनों की हालत बदलती नजर नहीं आ रही है। राज्य सरकार ने नए रिस्ट्रिक्शंस में साफ तौर पर कहा था कि लोकल ट्रेनों में सिर्फ 50% कैपेसिटी भर लोग ही यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अब भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग स्टेशन पर भी भीड़ लगाए हैं और लोकल ट्रेन में भी दरवाज़ों से लटक कर यात्रा कर रहे हैं। कोलकाता के बालीगंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक लोकल ट्रेन जो है वो भीड़ भी इसमें, स्टेशन पर भी लोग आपको नज़र आएंगे। बालीगंज स्टेशन पर भी काफ़ी भीड़ है और ट्रेनों में भी कई जगहों पर अभी बाहर लटक कर भी यात्रा करते लोग नज़र आ रहे हैं। तो ट्रेन, हालांकि पहले दिन जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो राज्य सरकार ने कहा था कि सिर्फ 7 बजे शाम तक ही ट्रेनें चलेंगी, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन और उसके बाद रात 10 बजे तक ट्रेनों को चलने की अनुमति दी गई है राज्य सरकार की तरफ से। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर लोगों में खौफ भर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 10 दिनों में कोरोना के मामलों में 15 गुना की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना मरीजों के मामले में महाराष्ट्र देश में नंबर 1 है। महाराष्ट्र में कल कोरोना के 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में भी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी एक दिन में मरीजों की संख्या 4,000 से ज्यादा हो चुकी है। गुजरात में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां एक दिन में 3,350 मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। यहां 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।
दिल्ली की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों के दिन ब दिन बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 9 सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित बेडों की संख्या अब बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चिकित्सा अवकाश को छोड़कर दी गई सभी छुट्टियां रद्द करने के निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार ने अपने 9 सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए अलग से बेड बढ़ाने की बातें कह दी है। 1000 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद अब कोरोना मरीजों के लिए बेड की कुल संख्या 3316 से बढ़कर 4350 कर दी गई है। तो दिल्ली में क्या व्यवस्था की गई है, ये हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ा दी गई है और हम सिलसिलेवार तरीके से आपको अस्पताल के नाम के साथ बेड की संख्या पहले कितनी थी, अब कितनी है, ये ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कौन कौन से अस्पतालों में सुविधा हो चुकी है और कहीं भी किसी को जरा से अभी तकलीफ हो और अस्पताल की जरूरत पड़े तो उसको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अभी दिल्ली में अच्छी व्यवस्था है। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 5 जनवरी को मुंबई के अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए कुल 35,487 बेड थे। इससे पहले 4 जनवरी को 34,857 बेड थे, जबकि 3 जनवरी को 30,565 बेड थे। 5 जनवरी को अस्पताल में कोरोना के 5,104 मरीज थे। 4 जनवरी को अस्पताल में 4,491 मरीज थे। वहीं 3 जनवरी को अस्पताल में कोरोना के बेड भी बढ़ा दिए गए हैं। और इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर है, महाराष्ट्र में अगर कोरोना मरीजों से 40% बेड भर जाते हैं तो राज्य में लॉकडाउन लगाने पर सरकार विचार कर सकती है। फिलहाल लॉकडाउन लगाने पर कोई विचार नहीं है, लेकिन इसको एक दायरे में रखा गया है। आंकड़े जो अभी है, अगर ये आंकड़े नहीं बढ़ते और हम सब ने अगर कुछ जो चीज़ें हैं अगर हमने उनका पालन किया तो शायद लॉकडाउन की ज़रूरत भी ना पड़े और सामान्य जीवन ये डिस्टर्ब ना हो, यही हमारी प्राथमिकता है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों को एडमिट करने के लिए बीएमसी की इजाजत जरूरी होगी। निजी अस्पतालों को मैक्सिमम बेड की कैपेसिटी को एक्टिवेट करने को कहा गया है। मरीज अगर मोविड हैं तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने को कहा गया है। बेड की कमी होने पर मरीज की हालत को देखते हुए 3 दिन में डिस्चार्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये मुंबई को लेकर जो हालात बने हुए और क्या क्या गाइडलाइंस है बीएमसी की तरफ से, ये हम आपको बता रहे हैं। अस्पताल पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। सिर्फ गंभीर बीमारी वाले मरीज अस्पताल में 80% कोविड बेड और 100 आईसीयू बेड को लेकर अस्पतालों में इस तरीके से सुविधा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना के मामलों में आए उछाल ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 26,538 नए मरीज दर्ज किए गए, जबकि राज्य में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के कारण हुई मुंबई में बुधवार को कोरोना के 15,166 नए केस आए हैं। इसमें से 1,218 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, जबकि 80 को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। मुंबई में एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े दिन ब दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या इसकी वजह है और क्या मुंबई में बेड ऑक्युपाइड होने की संख्या बढ़ गई है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौतम भंसाली, बीएमसी कोरोना कमेटी से मेंबर। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि केसेज लगातार बढ़ रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन ऐसे में जो बेड ऑक्युपाइड की संख्या है वो भी बढ़ रही है। डेफिनेटली नंबर ऑफ केसेस डेली बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप पिछले एक हफ्ते का फिगर देखें और आज का देखें, कल हमारे पास 15,000 केसेस थे, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उसमें से 92% केसेस जो है टोटली एसिम्टोमेटिक है, जो घर पे इलाज ले रहे हैं, उनको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ रही है। बाकी जो लोग एडमिट होने के लिए आ रहे हैं, यस नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन थोड़े से केसेस जो इस तरह से बढ़ रहे हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ रहा है, बट आईसीयू वगैरह में जरूरत इतनी हमको नहीं पड़ रही है, ना ही ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ रही है। ऑलरेडी हमारे पास में सारे बेड है, ऑक्सीजन बेड भी है, आईसीयू भी है, सब अवेलेबल है, लेकिन उस टाइप के बेड की डिमांड कम है। नॉर्मल बेड की डिमांड थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में।
बिहार में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में एहतियातन कदम वहां पे उठाए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। नाइट कर्फ्यू जो रात 10 बजे से 5 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, चिड़ियाघर, स्विमिंग पूल बंद करने का आदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। देश के कई हिस्से में ओमिक्रॉन फैल चुका है और बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में एहतियात के तौर पर राज्य सरकार की ओर से आज रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। तो वहीं सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क और चिड़ियाघर को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। हम अभी मौजूद हैं पटना के सेंट्रल मॉल में। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ आम तौर पर सुबह सुबह लोग पहुँच जाते थे खरीदारी के लिए, लेकिन अभी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। और ऐसा ही नज़ारा पटना के ज़्यादातर मॉल में है, जहां पर सिर्फ जो सुरक्षा के अधिकारी हैं, जो सुरक्षा गार्ड हैं, वही तैनात हैं और पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। साफ तौर पर राज्य सरकार की ओर से यह आदेश जारी किया गया है कि कोई भी मॉल अगले 21 जनवरी तक नहीं खुलेगा। तो वहीं स्कूल जो 8वीं कक्षा से ऊपर का है उसमें 50% लड़के स्कूल में पहुंचेंगे, तो साथ ही जो 8वीं कक्षा से नीचे का कक्षा है उसमें सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होगा। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से आज से सख्ती लगाई गई है। बिहार के बाद अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों के बीच कोलकाता और आसपास के जिलों में हालत बेहद खराब है। कोलकाता शहर की बात करें तो पॉजिटिविटी परसेंटेज करीब 40%। कोलकाता के पास दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति है। एहतियातन पाबंदी लगा दी गई है। 4 दिन के लिए बाजार पूरी तरीके से बंद है। कोलकाता में 6000 से ज़्यादा मामले और अब इस समय मैं दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में हूँ, जहाँ पर एक के बाद एक आपको सभी दुकानों के शटर डाउन नज़र आएंगे। जो म्यूनिसिपैलिटी है सोनारपुर की, उसने निर्णय लिया है कि 4 दिनों के लिए जो बाज़ार है वो पूरी तरह बंद रखे जाएंगे। हालांकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद ये जो देखिए तस्वीर, पूरी तरह से ये बाज़ार इसे बंद रखा गया है। यानी कहीं ना कहीं लॉकडाउन की परिस्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। आंकड़े जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। हालांकि राहत की बात ये है कि बेड्स की बात करें तो जितने भी बेड हैं उसमें से केवल 3.38% ही ऑक्यूपाइड है। यानी कि मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत कम आ रही है। हम लोग का यहाँ राजपूत सोनारपुर पौरसभा में जो लॉकडाउन डाका है ये 6-7 बंद है, उसके बाद 2 दिन खोला है, उसके बाद फिर 10-11 2 दिन बंद है। ठीक है, यहाँ कोरोना का हालत इतना बढ़ गया, जो फ्लैट में आदमी आना जाना में बहुत आदमी आता है जाता है, लेकिन उसके बाद क्या है, कोई डिसिप्लिन नहीं मानता है। राजस्थान के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल जयपुर के RUSH अस्पताल यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने इस बार इंतजाम ऐसे किए हैं कि सीरियस मरीज को ना तो इलाज के लिए ना बेड के लिए इंतजार करना होगा। अस्पताल इमरजेंसी को ही रेड, येलो और ग्रीन कैटेगरी में बांट दिया गया है। कोरोना के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त जयपुर के अंदर आ रहे हैं और सबकी नज़र इस वक्त टिकी हुई है जयपुर के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल RUH, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। यही राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है। जब मरीज़ सीरियस हो जाते हैं तो यहीं लाया जाता है और अभी जयपुर के तो मरीज़ ही तमाम यहाँ पर हैं। कितने मरीज़ होंगे जो इस वक्त अस्पतालों में भर्ती होंगे? आपके यहाँ, क्योंकि सबसे बड़ा अस्पताल यही है, यहाँ कितने मरीज़ हैं जो इस वक्त भर्ती हैं और उसमें वेंटिलेटर पे कितने हैं? पिछले अगर 1 वीक की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा IPD के अंदर फिगर ज़रूर बढ़ा है। जो पिछले वीक में हमारे पास 4, 5 और 6 का जो फिगर था वो अब डबल उसके अंदर आ गया कि अब हमारे पास डेली करीब 10 से 15 पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। अभी वर्तमान के अंदर हमारे पास 43 पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव एडमिटेड हैं। बात उसी वायरस की कर रहे हैं हम, जिसमें अब नए स्ट्रेन के अंदर भी हम काफ़ी हद तक क्लिनिकली भी हमें पता रहता है कि ये माइल्ड स्ट्रेन है, मॉडरेट स्टेज है। 2 रीज़न हम इसको मान के चल रहे हैं कि एक तो हमारा वैक्सीनेशन परसेंटेज काफ़ी अच्छा हो गया, तो आज हर आदमी के बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी लेवल है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है।
धीरे धीरे हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है और अब सीरियस मरीज बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे वायरस में वेरिएंट में कुछ बदलाव आएगा या ये संख्या ज़्यादा आ रही है इस वजह से? डेफिनेटली जिस ढंग से इस ओमिक्रॉन स्ट्रेन को लेकर हम पूरा डेटा स्टडी करते हैं तो अब तक इसके 35 म्यूटेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और एक अब अगर इमेजनरी हम कहें कि ये क्या 2 म्यूटेशन अगर और होते हैं और उन म्यूटेशंस की विरुलेंस अगर कहीं अभी तक की जो स्ट्रेन से कहीं फास्ट होती है या तेज़ होती है तो डेफिनेटली निमोनिया का परसेंटेज हमें हो सकता है आने वाले दिनों में ज़्यादा देखने को मिले। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूपी में आम आदमी पार्टी ने अभी सारी रैलियां रद्द कर दी है। यूपी में आम आदमी पार्टी का यह कदम, रैलियां स्थगित कर दी गई है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी स्टैंड लिया था और अब आम आदमी पार्टी ने, कोरोना की वजह से आम आदमी पार्टी का ऐलान, क्योंकि अब लगातार कोरोना के आंकड़े में उछाल देखने को मिल रहा है। वाराणसी में आम आदमी पार्टी की वर्चुअल रैली होगी, 8 तारीख से वर्चुअल रैली की जाएगी। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से इस वक्त फैसला लिया गया है और जितनी भी रैलियां पहले से प्लान की गई थी वो सभी रैलियां स्थगित कर दी गई है कोरोना की वजह से। आपका ऐलान। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, अपडेट कीजिए इस खबर को। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उत्तर प्रदेश इकाई है आम आदमी पार्टी की, उसने फैसला लिया है कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आगामी निकट भविष्य की जितनी भी रैली और कार्यक्रम पार्टी के पहले से प्रस्तावित थे उन सभी को रद्द कर दिया गया है। हालांकि 8 तारीख को जो बनारस में एक रैली होनी है उसको अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, पार्टी के दोनों बड़े नेता, ऑनलाइन ही उसको संबोधित करेंगे और वहां पर भी ये कोशिश की जाएगी कि लोगों का जमावड़ा ना हो, वहां पर पब्लिक ज्यादा इकट्ठी ना हो और बाकी जितने भी कार्यक्रम थे नोएडा में, गाजियाबाद में और आसपास के इलाकों में, उन सभी को अगले फैसले तक के लिए रद्द कर दिया गया है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना के आंकड़े बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए लखनऊ के अस्पताल को पूरी तरह से तैयार रहने को कह दिया गया है। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में अभी 200 बेड खाली है। सभी कोविड बेड पर ऑक्सीजन और दवाई रखी हुई है। अस्पताल में अभी 150 स्टाफ को पूरी तरीके से तैयार रहने को कह दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में और यहाँ कोविड मरीजों के लिए 200 बेड तैयार किए गए हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं। देखिए, इस अस्पताल में जितने भी बेड है 200, वो सभी बेड खाली हैं और ये कोविड वार्ड है। यहाँ पर देखिए कोविड मरीजों के लिए वॉशरूम बनाया गया है। दूसरी तरफ भी और भी बेड है, इधर भी बेड है। हम आपको बेड यहाँ पर लगातार यहाँ पर दिखाते रहेंगे। यहाँ पर सैनिटाइजेशन भी का काम भी लगातार यहाँ पर अस्पताल में चलते आ रहा है। मैं दूसरी तरफ भी दिखाऊँ आपको, तो ये भी बेड है यहाँ पर खोला गया। इस तरीके से 200 बेड तैयार किए गए हैं अस्पताल में, पूरी तरीके से खाली हैं। अस्पताल के एमएस डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सारे बेड खाली हैं। अभी जो हमने तैयारी की थी 200 बेड कोरोना के लिए, तो हमारे पास कोरोना के कोई मरीज नहीं है, तो इसलिए सारे बेड ही खाली हैं। जैसे ही कोई केस आएगा तो हम उसको ले लेने के लिए सक्षम होंगे। पूरी तरीके से अस्पताल प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है। आप लोग तैयार हैं? आपके जो 150 स्टाफ है वो तैयार हैं? जी जी, पूरे लोग, सब लोग तैयार हैं और अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग बाहर से भी अटैचमेंट यहाँ करा लेते हैं। बाद में जैसी जरूरत होगी, जितने मरीज आएंगे बेड की संख्या भी बढ़ा लेते हैं। बेड की संख्या भी बढ़ जाती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग के पास 960 LPM का जनरेटर प्लांट भी लग गया है। ऑक्सीजन पहले से 250 जंबो सिलेंडर, आपके पास अपना ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भी है और सारी चीजें उपलब्ध है। और इस वक्त बड़ी खबर असम से है, जहां IIT गुवाहाटी में कोरोना के 60 मरीज मिलने से हड़कंप मच चुका है, जिसके बाद IIT गुवाहाटी को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। इसे घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना के आंकड़े पूरे देश में किस तरीके से बढ़ रहे हैं और IIT गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ पे स्थिति किस तरीके से हो चुकी है। 60 मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है और कंटेनमेंट जोन अब घोषित कर दिया गया है इस पूरे एरिया को। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1033 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए शिवराज सरकार ने राज्य में नई पाबंदियां लागू कर दी है। मध्य प्रदेश में शादी के लिए 250 लोगों को इजाजत दी गई है, जबकि शव यात्रा में 50 लोगों को अनुमति दी गई है। पूरे राज्य में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर विश्वास सारंग के मुताबिक राज्य में 2475 एक्टिव केसेस हैं। विश्वास सारंग यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं। ये जो अस्पताल है, ये अस्पताल पूरी तरह से कोरोना अस्पताल है। क्या तैयारी है सरकार? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है। सबसे पहले तो प्रयास यही है कि किसी भी तरह संक्रमण ना फैले
और उसके लिए जो जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो जो हम प्रयास कर रहे हैं वो हो ही रहे हैं। हमारा वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से चल रहा है, पर उसके बाद भी तेज़ी से केसेस आ रहे हैं, तो हमने पूरी तैयारी की है गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में। कितने बेड हैं मध्य प्रदेश में? गवर्नमेंट सेक्टर में अभी तक हमने डेडिकेटेड लगभग 32,000 बेड सुनिश्चित किए हैं और प्राइवेट सेक्टर में लगभग 25,000 हैं, और ये हम जो प्राइवेट सेक्टर के बिस्तर हम और बढ़ाएंगे। टोटल मिलाकर हमारी प्लानिंग है कि हम 60 से 70,000 बेड तक कोविड डेडिकेटेड मध्य प्रदेश में स्थापित कर लेंगे। 1,000 से ज़्यादा मरीज जैसे मध्य प्रदेश में आ गए, कितने अस्पताल में हैं, कितने आईसीयू में है, सरकार को जानकारी है? पूरी जानकारी है जी। 24 घंटे में लगभग 1033 केस आए हैं और हमारे टोटल मिलाकर एक्टिव 2475 केस हैं। सुखद बात यह है कि इसमें से बहुत कम है जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। हॉस्पिटल भी हमने प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए हॉस्पिटल उनको किया है, ये बहुत ही कम संख्या में है। आईसीयू? बाकी आईसीयू में 1 या 2 पेशेंट हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लगभग सब एसिम्प्टोमेटिक हैं, पर यदि किसी को कोमॉर्बिडिटी है तो पेशेंट की केवल सेफ्टी के लिए उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। भीड़ भरे कार्यक्रम जो प्रतिबंधित किए हैं वो यथावत जारी रहेंगे। रात्रिकालीन कर्फ्यू यथावत जारी रहेगा। कोरोना प्रोटोकॉल का सब पालन करें, ऐसी प्रार्थना है। मास्क लगाएं सब्जी मंडी वाले, ये प्रयास है। और आपने ध्यान आकर्षित किया है तो हम भी कहेंगे कि रात्रि के समय वो मंडी में कौन लोग बिना मास्क के आते हैं उन्हें देखें। बिहार के मधेपुरा में अजीबोगरीब घटना सामने आई। 84 साल के बुजुर्ग ने दावा किया है कि उन्होंने एक आधार कार्ड पर 11 वैक्सीन के डोज लिए हैं। बुजुर्ग ने यह भी कहा कि 11 वैक्सीन के डोज लेने से उन्हें काफी फायदा भी पहुंचा। मधेपुरा के सिविल अस्पताल प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया है। अभी तक मैंने 11 सुइया लिया हूँ, सभी गलत फहमा उड़ाते हैं। एक ही आधार कार्ड पर इतना सुइया मैं लिया हूँ, एक ही मोबाइल पर लिया हूँ। सरकार इस पर कोई निगरानी नहीं कर रहा है। इतना सुइया क्यों देना चाहिए, क्यों देता है? मैं लेता हूँ किसी लाभ से, जिससे मैं अभी तक सुइया लिया और भी सुइया लेने की मेरा इच्छा है। देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। देश में कोरोना के केस में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 90,928 नए केस सामने आ चुके हैं। एक दिन पहले 58,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। देश में 10 दिनों में कोरोना के मामलों में 15 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.43%। एक दिन पहले पॉजिटिविटी रेट कितनी, ये भी हम आपको बताते हैं, 4.18%। देश के 17 राज्यों के 41 जिलों में कोरोना की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। 24 घंटे में जो स्थिति है वो हम आपको बताते हैं। 325 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 2,630 हो चुके हैं। कोरोना के केस बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग इस बात से अनजान नजर आ रहे हैं। लोग भूल चुके हैं कि कुछ दिन पहले महामारी किस तरह तांडव मचा रही थी। देश के अलग अलग शहरों में बाजारों से भीड़ की जो तस्वीरें आ रही है वो डरा रही है। सबसे पहले आपको 3 शहरों की तस्वीर दिखाते हैं, मुंबई, लखनऊ और कोलकाता। शहर अलग अलग है पर तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है इन तस्वीरों में। पहली तस्वीर मुंबई की बोरीवली के सब्जी मंडी की है, जबकि दूसरी तस्वीर लखनऊ के बाजार की। खरीदारी में जुटे लोग कोरोना से बेहद अनजान नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर कोलकाता रेलवे स्टेशन की। यहाँ की भीड़ देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इन्हें कोरोना को लेकर कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है, ये बेपरवाह है। तीनों जगह लोग कोरोना से बेपरवाह होकर लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर लोगों में खौफ भर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 10 दिनों में कोरोना के मामलों में 15 गुना की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना मरीजों के मामले में महाराष्ट्र देश में नंबर 1 है। महाराष्ट्र में कल कोरोना के 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में भी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी एक दिन में मरीजों की संख्या 4,000 से ज्यादा हो चुकी है। गुजरात में भी मामले तेजी से बढ़े हैं। यहां एक दिन में 3,350 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। अब दिल्ली की बात करते हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों के दिन पर दिन बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 9 सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दिल्ली सरकार ने
सभी विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चिकित्सा अवकाश को छोड़कर दी गई सभी छुट्टियां रद्द करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने अपने 9 सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए करीब 1000 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब कोरोना मरीजों के लिए बेड की कुल संख्या 3316 से बढ़कर 4350 बेड कर दी गई है। ये दिल्ली में जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। पहले 1181 और अब 1500 बेड। ये अस्पताल दर अस्पताल स्थिति है। पहले 300 बेड की संख्या अब बढ़ाकर 400 बेड, पहले 150 अब 300। ये अस्पताल के नाम के साथ बेडों की संख्या कितनी बढ़ाई गई है ये हम आपको बता रहे हैं। पहले 135, अब आंकड़ा पहुंच चुका है 200 तक। एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं अस्पतालों में बेड की सुविधा बढ़ाकर। हम फिर से नहीं चाहते हैं कि जो कोरोना के सेकेंड वेव के दौरान हमने परेशानियां झेली, अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी के दौरान जो हालात बने, उससे संभलते हुए ये एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर लखनऊ हो। बड़ी खबर इस बीच महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र में अगर कोरोना मरीजों से 40% बेड भर जाते हैं तो राज्य में लॉकडाउन लगाने पर विचार होगा। फिलहाल लॉकडाउन लगाने पर कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर आंकड़े बढ़ते हैं और हॉस्पिटल में ज्यादा संख्या में मरीज पहुंच जाते हैं, यह आंकड़ा 40% तक पहुंचता है, तो फिर सरकार विचार लॉकडाउन को लेकर कर सकती है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों को एडमिट करने के लिए बीएमसी की इजाजत लेना जरूरी है। निजी अस्पतालों को मैक्सिमम बेड की कैपेसिटी को एक्टिवेट करने को कहा गया है। मरीज अगर मॉर्बिड है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने को कहा गया है। बेड की कमी होने पर मरीज की हालत को देखते हुए 3 दिन में डिस्चार्ज करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।